नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो प्रमुख नेताओं के बारे में पढ़ लिया था। एक वीडी सावरकर के बारे में पढ़ा था और एक और बिंदु हमने पढ़ा था, है ना। ठीक है। अब उसके बाद में हमारे विशेषकर शहीद आजम भगत सिंह होते हैं। फिर बाद में हमारे लाल बाल पाल की एक तिकड़ी होती है ना। और फिर बाद में सुभाष चंद्र। तो लाल बाल पाल की मैं अलग से करवाऊंगा और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की मैं अलग से करूंगा। तो 4 क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे। आज हमारे मुख्यतः हैं चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। फिर सुखदेव का थोड़ा बहुत योगदान 1% इसका ही, ज्यादा इसका महत्व वैसे तो क्या है कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी, बहुत बड़ा देशभक्त था, ठीक है ना, जिसने अपनी आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है ना। और एक है रास बिहारी बोस का योगदान। तीनों के बारे में हम आज थोड़ा विस्तार से जानने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में थोड़ा हम विस्तार से पढ़ेंगे और रास बिहारी बोस की स्पेशली हम पढ़ेंगे। तो जापान की गतिविधियां थोड़ा हम अच्छा सा इसको तैयार करेंगे। और मैंने कहा है कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो ना, इस टॉपिक में से एक तो इसके एक संस्थाएं, किसके द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई है और इसके मुख्य पुस्तकें कौन सी है, और या फिर प्रश्न पूछता है इसके इनके कथन के बारे में कि ये कथन किसने किसके बारे में कहा है। इनकी खुद की कुछ कोटेशन हैं, बहुत सारे अच्छे प्रश्न बनने की संभावना है। तो मैं प्रयास पूर्व करूंगा कि 2, 4, 5 किताबें जितनी भी मुझे आधुनिक भारत में मिली हैं उन सबको सम्मिलित रूप से मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से कौन से बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण। ठीक है। दूसरी क्लास से आज इसकी और 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए रियली सॉरी, परंतु मुझे कहीं जोधपुर जाना था किसी काम से मुझे, तो फिर क्लास नहीं हो पाई, है ना। चलो समझ देना आप चीजों को। ठीक है। पहला प्रश्न देखो, चंद्रशेखर आजाद के बारे में कौन सा कथन सही। चंद्रशेखर आजाद के बारे में कौन सा कथन सही है। अब इनको हमें इनकी ज्यादा जीवनी के बारे में हमको यहाँ नहीं जानना है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख योगदान वाला बिंदु दे रखा है। तो निश्चित रूप से इनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान, हमें वो चीजें जाननी है। इनके द्वारा ऐसी कौन सी संस्थाएं, ऐसा इनका क्या कार्य रहा है, उसकी वजह से ये इतने आपके सिलेबस में डाला गया है ना। तो चीजें आप समझना कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ रहे हैं कि इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के बाजुआ झाबुआ जिले के भौरा गांव, है ना। जीवन परिचय मैंने कभी इनका कोई प्रश्न देखा नहीं है, बाकी फिर भी मैं एक एक लाइन इनकी मैं एक्स्ट्रा आपको करवा, ठीक है ना। देखो 1906 में होता है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भौरा गांव में होता है। इनके पिता सीताराम थे और माता जगदानी देवी थी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 16 वर्ष की आयु में गिरफ्तार हुए थे। ये इनकी राजनीतिक गतिविधियों का पहला क्रम। ये महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे विद्यार्थियों। और जब असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है, असहयोग आंदोलन 1920 में जब शुरू होता है, महात्मा गांधी के द्वारा एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया, तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। और कहते हैं कि 16 वर्ष की आयु में इनकी गिरफ्तारी हुई थी पहली बार। ठीक है। कोर्ट में चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता बताया था लाल कोठरी बताया था। विद्यार्थियों, यही वो बिंदु है इनके जीवन का, यही वो कारण है जिसके कारण ये सबसे लोकप्रिय हुए थे विद्यार्थी, सबसे लोकप्रिय। चंद्रशेखर आजाद को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनके पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो चंद्रशेखर ने कहा कि मेरा नाम आजाद है। अपना नाम बताया विद्यार्थियों, आजाद नाम बताया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था चंद्रशेखर आजाद। कोर्ट में जब इनको पेश किया, उनका नाम पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है। मेरे पिता का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरे घर का पता है लाल कोठरी। लाल कोठरी का मतलब क्या हो गया, जेल। विद्यार्थी मान के चलो कि कितना भी शानदार विचार और कितनी बड़ी देशभक्ति रही होगी इनके अंदर। आप सोच सकते हो कि खुद का नाम आजाद बताना, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताना, और कह रहा है कि मेरा निवास स्थान है वो लाल कोठरी है, एक जेल है। तो वास्तव में ही यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके कारण ये भारत में, पूरे भारत में ये लोकप्रिय हुए थे उस समय। ये क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान चंद्रशेखर आजाद का ये थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन के बारे में है। थोड़ा ये महात्मा गांधी वाली याद रखना, इनके विचारों से प्रभावित थे। बाद में इनसे नाराज भी हो गए जब महात्मा गांधी ने चोरा चोरी
हत्या घटनाक्रम के बाद में बारदोली में जब असहयोग आंदोलन अ, वापस ले लिया, तो इनमें बहुत निराशा हुई थी विद्यार्थियों, बहुत ये महात्मा गांधी की इसने कटु आलोचना भी की थी उस समय, है ना। प्रारंभ रूप में आपको ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा कि अपना नाम आजाद बताते हैं, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताते हैं, और कहते हैं कि मेरा घर है, मेरा निवास है वो लाल कोठरी है। इसी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इनके बारे में, आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, पूरा मैं क्रम से चला रहा हूं, ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान कौन सा कथन सही? चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान कौन सा कथन सही ना, ठीक है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के, असहयोग आंदोलन लिया था विद्यार्थियों बारदोली प्रस्ताव। बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से महात्मा गांधी ने कहा कि मैं असहयोग आंदोलन वापस ले रहा हूं, और असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण, क्योंकि असहयोग आंदोलन उच्च चरम अवस्था पर पहुंच गया था जहां से लगता था कि स्वतंत्रता संभव है, परंतु महात्मा गांधी ने उनको रोकना, असहयोग आंदोलन को वापस लेना वास्तव में ही क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा कहते हैं कि सदमा था विद्यार्थी। तो क्रांतिकारियों का वास्तव में मोह भंग हो गया ये सहयोग विनय की नीति से, है ना। फिर बाद में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू, अभी तो 1924, 25, 28 तक कितनी क्रांतिकारी गतिविधि हुई, लोहार षड्यंत्र केस चले हैं, बनारस षड्यंत्र केस चला है, बहुत सारे घटनाक्रम रहे हैं ना। तो यहाँ एक दबा लगा था इनके ऊपर कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना के सदस्य थे, सदस्य कह सकते हैं कि इसमें शामिल हुए थे ना, शामिल, ठीक है, सदस्य के रूप में शामिल हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन। इसके बारे में संगठन कह सकते हो या कह सकते हो कि एसोसिएशन कह सकते हो, क्योंकि यहाँ मैंने डिटेल में नहीं डाला है, क्योंकि हमारा टॉपिक लगता है भगत सिंह, हमारा टॉपिक लगता है भगत सिंह लगता है, तो निश्चित रूप से भगत सिंह के वहाँ हम पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना के बारे में, इनके सदस्यों के बारे में, इनकी गतिविधियों के बारे में थोड़ा बहुत पूरा वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि भगत सिंह ही इस समय करता जाता था इस संस्था का। तो एक सदस्य के रूप में चंद्रशेखर आजाद इसमें कहते हैं कि शामिल होते हैं। 1 जनवरी 1925 को इन्होंने दी रेवोल्यूशनरी नामक पर्चा बांटा था, दी रेवोल्यूशनरी नामक पर्चा बांटा था, द क्रांति का पर्चा इन्होंने एक बांटा था। इस समय ये कहते हैं कि बहुत इसकी आलोचना हुई थी, सरकार इस समय कहते हैं इनके लगभग विरोध हो गया था, है ना। देखो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना का अंजाम दिया। काकोरी कांड वाली घटना ही आपको पता ही है, ट्रेन की लूट वाली, ट्रेन में खजाना जा रहा था, ट्रेन लूट वाली घटना आपको सबको ही पता है ना। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी घटना का अंजाम दिया था। क्रांतिकारी पर जांच हेतु अधिकारी हार्टन को लगाया गया, विद्यार्थी याद रखना, इस हार्टन ने कहते हैं कि जांच में लगाया था, और चंद्रशेखर आजाद इस मामले में कभी गिरफ्तार नहीं किए जा सके। फांसी की सजा भी इस दौरान हुई थी, बिस्मिल्लाह खान को हुई थी, और एक दो और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस दौरान उनको फांसी की सजा भी हुई थी। परंतु हम चंद्रशेखर पढ़ रहे हैं तो इसमें यही है कि काकोरी कांड में कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को इस मामले में कभी भी पकड़ में नहीं आया था, कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था, जबकि कहते हैं कि 4 लोगों को यहाँ फांसी की सजा, 4 क्रांतिकारियों को, 4 लोगों को फांसी की सजा यहाँ सुनाई गई, फांसी की सजा यहाँ सुनाई गई, ठीक है ना। एक प्रारंभिक चंद्रशेखर आजाद की गतिविधियों के बारे में कोई छोटा सा प्रश्न बन जाए तो ये महात्मा गांधी ऐसे वहां पर निराश थे, इसी निराशा के विद्यार्थी याद रखें, इसी निराशा के बल पर कहते हैं कि ये संगठन बनाया गया था बाद में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह के द्वारा स्पेशली इसका निर्माण किया गया था, जिसमें बहुत सारे सदस्य थे, बहुत सारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी सदस्य थे, उसमें से चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल था, है ना। फिर 1925 में इसने निकाला था दी रेवोल्यूशनरी या दी रेवोल्यूशनरी नामक पर्चा बांटा था विद्यार्थी। पर्चों वाली बात जो मैं कह रहा हूँ ना, ये पत्र है, पुस्तकें हैं, ये इनके बारे में एक शानदार प्रश्न यहाँ से बनता है, तो थोड़ा सा आप इसको यहाँ से ध्यान रखें। फिर काकोरी घटनाक्रम में ये ट्रेन लूटने वाले घटनाक्रम ये शामिल थे निश्चित रूप से, परंतु कहते हैं कि इसमें कभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी विद्यार्थियों। छोटा सा ये क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में इसका प्रश्न बन सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान, बाकी पूरी संभावना है कि एक प्रश्न आगे बनेगा, मैं अभी आप इसमें बन सकता है प्रश्न, ठीक है ना, इसमें प्रश्न बन सकता है।
समझ देना आप चीजों को, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही है? 9-10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 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 कह सकते हो, संगठन कह सकते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी संस्था है। ये प्रॉपर कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ही इसको गठित किया गया था। वो जो गतिविधियां थी ना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, उसको ही कहते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन करके चंद्रशेखर आजाद ने कहते हैं कि इस संस्था की स्थापना की थी। विद्यार्थियों याद रखना 1928 की बात है, चंद्रशेखर की बात है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में कहते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। इसका नामकरण भगत सिंह के सलाह पर रखा गया था। थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से ले रहा हूं क्योंकि ये चंद्रशेखर से संबंधित है। इस संस्थापक सदस्य के रूप में यहाँ थे तो निश्चित रूप से याद रखना, थोड़ा प्रश्न अच्छा बन सकता है। इसका नामकरण भगत सिंह के सलाह पर रखा गया था। क्योंकि सलाह पर क्यों रखा गया था? क्योंकि भगत सिंह पहले से ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक रह चुके थे। तो कहते हैं कि ये थोड़ा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, याद रखना, दो अलग अलग चीजें। जब मैं भगत सिंह पढ़ूंगा ना तो वहां भी मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसका मुख्यालय झांसी में रखा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों कि राजस्थान के कुंदन लाल को मुखिया बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगर राजस्थान की तार्किकता के साथ जोड़ के कोई प्रश्न कभी बनाना कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख कौन थे विद्यार्थी, प्रमुख के बारे में याद रखना, प्रमुख थे कुंदन लाल। इस संगठन के सेना विभाग चंद्रशेखर आजाद के पास था, विद्या याद रखना। इस संगठन का सेना विभाग किसके पास था? आजाद के पास, ठीक है, आजाद के पास था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्र सुखदेव से मंत्रणा कर रहे थे। तब गोलाबारी से वीरगति प्राप्त हुई। इस समय एसपी नाट वावर था। विद्यार्थियों ये इनकी सबसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद का कभी कोई प्रश्न बना तो दो प्रश्न बनने की संभावना है। एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में पूछ सकता है, सीधा ही पूछ सकता है कि संस्थापक कौन था, या फिर सीधा वर्ष पूछ लेगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न बनता है कि ये अल्फ्रेड पार्क वाला प्रश्न पूछा हुआ विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस ने अपने अंतिम समय कहाँ बिताया था, कहाँ पे वो अंग्रेजों से सामना कर रहे थे, गोलाबारी का सामना कर रहे थे। वो अल्फ्रेड पार्क था विद्यार्थियों, इलाहाबाद में कहते हैं। और सुखदेव के साथ मंत्रणा कर रहे थे, सुखदेव के साथ बैठे थे और बातचीत कर रहे थे, है ना। उसमें कहते हैं कि गोलाबारी हुई थी और वो गोलाबारी करने वाला याद रखना विद्यार्थी वो था नाट वावर। नाट वावर, एसपी नाट वावर कहते हैं कि इसने गोलाबारी की थी और इस गोलाबारी में कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। इस कारण ये प्रसिद्ध रहे विद्यार्थियों। देखो 1906 से 1931 क्या आयु रही होगी विद्यार्थी। इस आयु में विद्यार्थी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो चंद्रशेखर आजाद का नाम हम सम्मानपूर्वक इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका जो योगदान है भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों विशेष इनका योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए हम इनको याद करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर कहते थे। क्विक सिल्वर, पारा पारा मतलब एकदम इनका क्विक सिल्वर हाई रहता था ना, हर टाइम ये बंदूक निकाल के इनको चलाना ही पड़ता था, ठीक है। तो इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी बिस्मिल पुकारते थे। स्वतंत्रता आजाद की गतिविधियों के दौरान ये मुख्य बातें याद रखना। और ये एक तो ये संगठन याद कर लेना विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। और एक ये इसके राजस्थान के जो प्रमुख थे ना विद्यार्थी, मुखिया बनाया गया था, कुंदन लाल को इसका मुख्य बनाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, ये अल्फ्रेड पार्क वाली इलाहाबाद में सुखदेव से मंत्रणा कर रहे थे, तब इन गोलाबारी से शहीद हुए। और वो गोलाबारी करने वाला इस समय एसपी नाट वावर कहता था, ठीक है। क्विक सिल्वर के नाम से प्रसिद्ध थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। ये इनके बारे में छोटा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। कभी कोई प्रश्न बन जाए तो आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। चलो 3 प्रश्न यहां से हो गए। एक प्रश्न सुखदेव का बनाया, तो इसके बारे में भी कभी कोई प्रश्न पूछ ले। सुखदेव थापर के बारे में, क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही? क्योंकि सुखदेव का हमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह हमें जो फांसी पे
चढ़े थे उनका योगदान के कारण, उनके इनकी कारण ये प्रसिद्धि रहे हैं, तो निश्चित रूप से सुखदेव को शामिल किया गया है आपके सिलेबस में। जन्म 15 मई 1907 में लुधियाना में हुआ था, ठीक है ना। अभी लुधियाना कहाँ पड़ता है वर्तमान में, कहते हैं कि लगभग पाक के समय का क्षेत्र है, वर्तमान की बात है, इतना आपको जीवन परिचय में यहाँ नहीं जाना है, ठीक है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के एसोसिएशन के सदस्य थे। इन्होंने 1926 में लाहौर में भगत सिंह, रामचंद्र और भगवती चरण बेहरा के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, ठीक है। ये भी इसके सदस्य रहे हैं। अब प्रश्न घुमा के आपको कैसे भी दे सकता है, हिंदुस्तान भारतीय नौजवान सभा के सदस्य थे या कौन नहीं थे, तो ये नौजवान भारत सभा का याद रखना, ये इन 4 लोगों ने मिलकर की थी, भगत सिंह ने, रामचंद्र ने, भगवती चरण बेहरा ने और कहते हैं कि सुखदेव ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये 1928 के जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल थे, ठीक है ना, सैंडर्स वाली बात है। नई दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में हॉल में बम विस्फोट के बाद सुखदेव को गिरफ्तार किया गया था, विद्यार्थी याद रखना, ये सेंट्रल असेंबली वाली बात है। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सजा, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में, कहते हैं कि जब लाहौर षड्यंत्र केस ये रचा गया था, क्योंकि उत्तर भारत में पूरी एक क्रांति का प्रयास किया गया था विद्यार्थी, है ना। इस क्रांति के निर्माण की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी विद्यार्थी, परंतु वो मुखाबिर होने के कारण ये योजना का पता चल गया, बहुत से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1930 की ये 28 वाला घटनाक्रम है। फिर बाद में 31 में इनको फांसी की सजा भी दी गई थी, ठीक है ना। तो प्रश्न ज्यादा मुझे बढ़ने लायक इसमें है नहीं, ये एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। या फिर सीधा ही पूछ ले कि 23 मार्च 1931 को कौन से क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं हुई थी, वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 3 नाम हमको सबको ही पता है, और वो समय, वो काल हम कभी भी नहीं भूल सकते। इनकी युवा अवस्था में इतनी देशभक्ति, इतना देश प्रेम शायद आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है विद्यार्थी। तो सुखदेव के बारे में थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। फिर भी आपको एक प्रश्न बन जाए तो हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है सुखदेव के बारे में, तो हमें एक प्रश्न मैंने इसको यहाँ से बना दिया, ठीक है। 4 प्रश्न यहाँ से हो गए। ये अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी, पूछने लायक प्रश्न। देखो कि सुखदेव ने किस राष्ट्रीय नेता को पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि लाहौर षड्यंत्र में 3 बंदियों को मौत की सजा दी गई है। 3 बंदी कौन से? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 3 बंदियों को मौत की सजा दी गई है, जिन्हें राष्ट्र में बहुत लोकप्रियता मिली है। वास्तव में देश को उनकी सजा बदलने से अधिक फायदा नहीं होगा जितना उनको फांसी पर चढ़ाने से। मान के चलो कितना त्याग रहा होगा इनके प्रति, देश के प्रति इनके लिए। एक हम सावरकर पढ़ते हैं, तो सावरकर का जो माफीनामा था विद्यार्थियों, जेल में थे और कहा कि अगर मैं जेल में रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बाहर आके मैं और भी अच्छा कर सकता हूं। तो वो सावरकर का मतभेद रह गया पूरा, और इतिहास कालखंड में वो एक विवाद बन गया था विद्यार्थियों। परंतु इन युवाओं की बात देखो कि सुखदेव महात्मा गांधी को खुद पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि इनको बाहर निकालने से देश को कुछ भी नहीं मिलने वाला, अगर ये फांसी पे चढ़ गए तो देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हो सकते हो कि ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है कि अपने बारे में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए सुखदेव का ये इस पत्र के कारण कहते हैं कि सुखदेव प्रसिद्ध हुआ था विद्यार्थियों। सुखदेव की ये बात जब लोगों के बाहर पता चली तो वास्तव में लोगों को पता चला कि देशभक्ति क्या होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना विद्यार्थियों, सुखदेव ने महात्मा गांधी को लिखा था विद्यार्थी, सुखदेव ने महात्मा गांधी को लिखा था ये पत्र। कहा कि लाहौर षड्यंत्र केस में 3 लोगों को फांसी की सजा हुई है और इनको कहते हैं कि सजा बदलने से अधिक फायदा नहीं होगा उतना उसे फांसी के चढ़ने से होगा विद्यार्थी। तो ये कथन बहुत लोकप्रिय कथन है विद्यार्थी, याद रखना। ये सुखदेव और महात्मा गांधी की चर्चा का विषय रहा है विद्यार्थी। अब महात्मा गांधी ने इनको छुड़वाने का प्रयास नहीं किया, उनके पास अवसर था, वो इरविन से मिलके इनको छुड़ाने का प्रयास कर सकते थे, सजा बदलने का भी प्रयास कर सकते थे, परंतु वो ऐसा नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, वो हमारे विषय का मैटर है ही नहीं विद्यार्थी, बहुत उलझा हुआ मैटर है ना, ठीक है। वो कालखंड की बातें, वो कालखंड बीत गया, वो बातें वो चलेगी। अब हम उस पर मतभेद करें या फिर उस पर हम बहस करें, उसका कोई मतलब अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना। बस ये कोटेशन याद रखना, ये कोटेशन बहुत बड़ी कोटेशन है विद्यार्थी, बहुत बड़ी कोटेशन। सुखदेव कहता है महात्मा गांधी को वो पत्र लिख के ये बात उनको बता देता है, ठीक है। एक पर्सन ये था विद्यार्थी। अब रास बिहारी बोस किस कारण प्रसिद्ध है? बहुत
चीजें हैं इनकी, स्पेशली हैं ये रासबिहारी बोस जो जापान में, जो पूर्वी एशिया में जो भारत को एक अलग रूप में प्रस्तुत किया है, उसकी वजह से ये रासबिहारी विद्यार्थी। रासबिहारी बोस के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म 25 मई 1886 को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा चंद्र नगर में हुई थी। 1906 देहरादून में सरकारी सेवा में लग गए थे विद्यार्थी, वन विभाग में कलक थे। ये यहाँ से इनकी थोड़ी बहुत राजनीतिक गतिविधियों के बारे में शुरुआत होती है। और कभी कभार रासबिहारी बोस के बारे में कोई कोटेशन आ जाती है, सॉरी रासबिहारी बोस के बारे में कोई उदाहरणात्मक प्रश्न बन जाएगा ना, 4 कोटेशन दे देगा और आपको पूछेगा कि कौन सा कथन सत्य है या नहीं। तो इस समय ये बिंदु वहां बहुत काम आते हैं विद्यार्थी, ऐसे प्रश्न वहां पूछते हैं। कोटेशन में वहां आपको डाल देगा कि 1904 1907 ऐसा कोटेशन में वहां आपके डाल देगा। तो 1906 में देहरादून में कहते हैं कि सरकारी सेवा में लग गए और कहते हैं कि वन विभाग में कहते हैं कि ये कलक पद पर लगे थे। ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे विद्यार्थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति विद्यार्थियों कोई नहीं भूल सकता। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शुद्धता बंधुता की भावना का विकास हुआ था। रूसो के वो सिद्धांत विद्यार्थियों, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो यूरोप में जो परिवर्तन आया था विद्यार्थी, निश्चित रूप से उस परिवर्तन का प्रभाव जब अमेरिका की क्रांति हुई थी, अमेरिकी क्रांति के बाद कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का ही परिणाम था कि बहुत से ऐसे विद्वान युवा साथी थे जो इनके बहुत प्रभावित थे इनके विचारों से। उसी में कहते हैं कि ये रासबिहारी बोस भी बहुत प्रभावित थे। इन्होंने जतीन बनर्जी के मार्गदर्शन में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। ये जतीन बनर्जी बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी याद रखना। जतीन बनर्जी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं भाई। इनके मार्गदर्शन में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया है, तो निश्चित रूप से जतीन बनर्जी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो रासबिहारी बोस के प्रारंभिक जीवन के बारे में एक ये बात याद रख लेना कि 1906 में देहरादून में सरकारी विभाग में कहते हैं कि वन विभाग के कलरक के पद पे इन्होंने कार्यभार संभाला था। फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे और जतीन बनर्जी के मार्गदर्शन में अपनी राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधियों की इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, ये रासबिहारी बोस के बारे में प्रारंभिक जानकारी है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखना। रासबिहारी बोस के क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही ना। अब यहाँ शुरू होता है इसका विशेष योगदान कि 23 सितंबर 1912 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण के दौरान, इस समय कहते हैं कि जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता रखी गई थी, उस समय चल रही थी, 1912 से पहले वैसे भी चल रही थी। और 1912 में निर्णय लिया गया था कि हम राजधानी दिल्ली स्थानांतरण कर रहे हैं। तो वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई? इसने बनाई थी विद्यार्थियों, ये रासबिहारी बोस ने ये योजना बनाई थी विद्यार्थी। रासबिहारी बोस ने ये योजना बनाई थी। लॉर्ड होर्डिंग्स पर कहते हैं कि बम फेंकने की योजना बनी, तो बम फेंका गया था और कहते हैं कि लॉर्ड होर्डिंग्स को बच गया था उस समय। कहते हैं कि उसका जो रथ चला रहा था ना, रथ चलाने वाला व्यक्ति कहते हैं कि मारा गया था, जबकि लॉर्ड होर्डिंग्स बच गया था विद्यार्थी। बम फेंकने का कार्य बसंत कुमार विश्वास ने किया था विद्यार्थी। लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने की निर्माण की योजना बनाई थी वो रासबिहारी बोस ने बनाई, जबकि बम फेंकने का कार्य किसने किया था? ये किया था बसंत कुमार विश्वास। इन गतिविधियों के दौरान क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला और 13 लोग कहते हैं कि इस समय गिरफ्तार। ये जो बम फेंका गया था, इन बम फेंकने की गतिविधियों को कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने एक केस चलाया था, दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस चला गया था और कहते हैं कि इसमें लगभग कितने 13 लोगों को कहते हैं कि गिरफ्तार किया गया था, मुकदमा इनके ऊपर चलाया गया। रासबिहारी बोस के बारे में प्रारंभिक गतिविधियों में मुझे लगता है कि ये लाइन बहुत अच्छी लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ये लाइन अच्छी है क्योंकि सीधा प्रश्न आ जाएगा कि वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना किस क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी। क्योंकि आपके सिलेबस को आप मद्देनजर रखोगे ना तो आपके दिमाग में प्रश्न बिल्कुल क्लियर है, ज्यादा उलझना नहीं है आपको। भाई आपके सिलेबस में सुखदेव दे रखा है, भगत सिंह दे रखा है और रासबिहारी बोस दे रखा है, तो उसके आप सिलेबस अकॉर्डिंग भी आप प्रश्न हल कर सकते हो, है ना। तो ये भी बात समझने वाली, ठीक है।
फिर दिल्ली षड्यंत्र केस चला था, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस यहाँ से एक बात, यहाँ से इसकी महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा आप इसको अलग से हेडलाइन कर लेना कि ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न कि रास बिहारी बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही है। 1913 में बोस ने लिबर्टी नामक पर्चा बांटा था। विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, लिबर्टी। 1913 में बोस ने लिबर्टी नामक पर्चा बांटा था और कहते हैं कि इसमें बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना, इसकी अंग्रेजों की गतिविधियों की आलोचना की गई थी, क्रांतिकारी गतिविधियों का इसमें बहुत सारा विस्तार से वर्णन दिया था, ठीक है। 21 फरवरी 1915 को उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, परंतु कृपाल सिंह की गद्दारी के कारण योजना सफल नहीं हुई और लाहौर षड्यंत्र केस चला था, ठीक है ना। तो सशस्त्र, ये प्रश्न सीधा ही आ जाएगा यहाँ कि 1915 में उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना किसके द्वारा चलाई गई थी, किसके द्वारा ये योजना बनाई गई थी। विद्यार्थी याद रखना, वो रास बिहारी बोस के कारण योजना बनी थी और कहते हैं कि ये है ना कृपाल सिंह ने कहते हैं कि इनका पांडा फोड़ दिया था और सरकार को सूचना दे दी थी कि वहां पे वो क्रांतिकारी इकट्ठा हो रहे हैं और योजना बना रहे हैं कि उत्तर भारत में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, बहुत बड़ी क्रांति करने वाले हैं। तो कृपाल सिंह के कहने पे कहते हैं कि ये योजना का भांडा फूट गया था और फिर लोहा षड्यंत्र केस इनके ऊपर चलता है। 1915 में इन्होंने फर्जी पासवर्ड पीएन टैगोर के नाम से बनाकर सानुकी मारू जहाज से जापान चले गए थे। याद रखना विद्यार्थियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये रास बिहारी बोस जितना भारत में रह के प्रसिद्ध नहीं हुआ था, उससे ज्यादा प्रसिद्ध ये जापान में रह के हुआ था। क्योंकि जापान में जो भारत का इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है ना, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए ही क्यों ना किया या फिर वो एक संस्था बनी थी, आगे एक पर्सन मैंने इसका बनाया है, ठीक है ना। तो प्रारंभ की गतिविधियों में देखा तो लिबर्टी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने वाला रास बिहारी बोस है विद्यार्थियों। फिर इन्होंने फर्जी पासवर्ड पीएन टैगोर के नाम से बना के ये कहते हैं कि जापान चले गए थे। जापान जाने वाला वो जहाज था सानुकी मारू था विद्यार्थियों। जिस जहाज से वो जापान गए थे वो जहाज था सानुकी मारू जहाज से कहते हैं कि जापान चले गए थे। जापान में इन्होंने न्यू एशिया नामक समाचार पत्र निकाला। जापान में इन्होंने न्यू एशिया नामक कहते हैं कि समाचार पत्र निकाला था। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है, आप ध्यान रखना कोई प्रश्न कहाँ से बन जाए बस आप लिखते जाना। लिख लोगे ना आप तो क्या होगा कि आप रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि ये चीज़ें किसी एक किताब में आपको मिलेगी नहीं और मिल भी जाएगी तो फिर आप सेलेक्टिव मैटर नहीं लिख पाओगे। इसलिए जो चीज़ें मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ वो तो याद रखनी ही रखनी है ना। एक प्रश्न यहाँ से बनता है। ये प्रश्न विद्यार्थियों मुझे जहां तक लगा अगर प्रश्न बनेगा तो निश्चित रूप से रास बिहारी बोस का प्रश्न यहां से बनेगा, निश्चित रूप से प्रश्न बना तो रास बिहारी बोस के जीवन के अंतिम समय के बारे में कौन सा कथन सही, जीवन के अंतिम समय के बारे में कौन सा कथन सही। रास बिहारी सर्वप्रथम एशिया वासियों का है उसका प्रदान, अच्छा यार हाँ, रास बिहारी बोस ने सर्वप्रथम एक नारा दिया था विद्यार्थियों, एशिया, लिख लेना आप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो गोल्डन लाइन है, एशिया वासियों का है। एशिया वासियों का, ये बात सर्वप्रथम कहने वाला विद्यार्थियों वो रास बिहारी बोस था विद्यार्थी। गोल्डन लाइन में भी लिख रहा हूं इसको, गोल्डन लाइन, ठीक है, जीएल लिख रहा हूं, गोल्डन लाइन लिख रहा हूं। अगर कोटेशन का प्रश्न बना सीधा सा प्रश्न आ जाएगा, एशिया वासियों का कहने वाला व्यक्ति कौन था, सीधा सा प्रश्न आएगा, याद रखना रास बिहारी बोस, ठीक है। उसका प्रदान एशिया वासियों का नारा, ये तो टाइपिस्ट ने गलती कर दी है, ठीक है। एशिया वासियों का नारा सर्वप्रथम देने वाला विद्यार्थियों वो रास बिहारी बोस था। दिसंबर 1941 में जापान में प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना की कैप्टन मोहन सिंह को नियुक्त किया था। ये गाइडों में इतना मैटर उलझा हुआ है ना कि जब हम सुभाष चंद्र बोस पढ़ते हैं तो वहां थोड़ा बहुत उलझ जाते हैं, तो वहां आपको उलझना नहीं है। यहाँ आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि
कि आजाद हिंद फौज प्रथम की स्थापना, याद रखना विद्यार्थियों, प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी और कहते हैं कि कैप्टन मोहन सिंह को नियुक्त किया था। कैप्टन मोहन सिंह को कहते हैं कि नियुक्त किया था। तो ये बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना टोक्यो में की। गोल्डन लाइन लिख रहा हूं मैं, गोल्डन लाइन, ठीक है। क्योंकि जब भी रास बिहारी बोस का प्रश्न बनेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि रास बिहारी योगदान का सबसे बड़ा बिंदु कोई है तो वो ये है। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग टोक्यो में स्थापना की थी, ठीक है। 21 जून 1942 को स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए बैंकॉक में सम्मेलन बुलाया था, इसे रास बिहारी बोस ने बुलाया था। 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। भारतीय स्वतंत्रता लीग का सभापति नियुक्त किया था विद्यार्थियों। दोनों ही काम यहाँ सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। रास बिहारी बोस कहते हैं कि यहाँ से इस्तीफा दे दिया था विद्यार्थियों, सभापति से कहते हैं कि इस्तीफा दे दिया। रास बिहारी बोस ने कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता लीग से इस्तीफा दे दिया था और उसका सभापति सुभाष चंद्र बोस को बनाया और आजाद हिंद फौज की कमान भी कहते हैं कि इस डेट को कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी विद्यार्थियों। तो यहाँ आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी विद्यार्थियों, याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसकी और इसकी कमान कहते हैं कि दोनों ही साथ कहते हैं कि कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी, ठीक है ना। 21 जनवरी 1945 को जापान में इनका निधन हो गया था और जापान सरकार ने इसको एक सम्मान दिया था विद्यार्थी, उपाधि दी थी सेकेंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन नाम से, कहते हैं कि एक इन्होंने अपना सम्मान भी कहते हैं कि जापान सरकार ने रास बिहारी बोस को प्रदान किया था, ठीक है ना। तो रास बिहारी बोस के बारे में अगर प्रश्न बना तो ये आज की क्लास का मैं कहता हूं इसके बारे में सबसे बेस्ट प्रश्न रहेगा, प्रश्न बनता है तो। एशिया वासियों का नारा देने वाला प्रथम रास बिहारी बोस था और भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना करने वाला टोक्यो में 1942 में रास बिहारी बोस था। 1941 में आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाला था, मोहन सिंह को उसका कैप्टन नियुक्त बनाया गया था। फिर 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का कमान सौंपी और भारतीय स्वतंत्रता लीग की कहते हैं कि इसको इस्तीफा देके कहते हैं कि सभापति सुभाष चंद्र बोस को बनाया था विद्यार्थी। उनका निधन जापान में हुआ था और सेकेंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित इसको किया गया, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये अगर प्रश्न बना तो आपको वहां ऑप्शन में 2 ऑप्शन मिलेंगे, रास बिहारी बोस मिलेगा या फिर सुभाष चंद्र बोस मिलेगा, ठीक है ना। तो रास बिहारी बोस की बात से याद रखना। एक प्रश्न मुझे लगता है ये बेस्ट प्रश्न है, आपको जो भी दिख रहा है ना सारा लिख लेना, छाप लेना विद्यार्थी, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न। एक प्रश्न मैंने और बनाया है, अच्छा प्रश्न है। किस क्रांतिकारी ने कहा है इनकलाब आज के समय का तकाजा है, हमारे आजादी की मंजिल सशक्त क्रांति के रास्ते ही हासिल हो सकती है। ये कोटेशन वाले बिंदु में क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अधिकतर प्रश्न कोटेशन के, पुस्तक के और संस्था के उसी के दृष्टिकोण से यह प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी ने कहा है इनकलाब आज के समय का तकाजा है, हमारी आजादी की मंजिल सशक्त क्रांति के रास्ते ही हो सकती है। तो याद रखना विद्यार्थियों, ये कोटेशन है रास बिहारी बोस की कोटेशन, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, क्योंकि इनकलाब का नाम आएगा आपके दिमाग में सीधा भगत सिंह आएगा। याद रखना, कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखना, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैंने आपको अलग से इसका एक प्रश्न बना के दे दिया है कि आपके दिमाग में ये बात रहे, ठीक है ना। इसमें भगत सिंह नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। इनकलाब आज के समय का तकाजा है, हमारी आजादी की मंजिल सशक्त क्रांति से ही प्राप्त हो सकती है, ये कहने वाला विद्यार्थियों रास बिहारी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। रास बिहारी बोस पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जन्मदाता थे, क्योंकि पूरी एशिया में भारत का कहते हैं कि जब सबसे पहले इसकी बात आती है तो रास बिहारी बोस की बात आती है विद्यार्थियों, क्योंकि इसने ही सबसे पहले वहां जाके भारत के बारे में ये आह्वान किया था। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जन्मदाता थे तो वो थे रास बिहारी बोस थे। और ऐसा कहने वाला कौन था विद्यार्थियों, ऐसा कहने वाला सुभाष चंद्र बोस था।
तो ये थे विद्यार्थियों 3 क्रांतिकारी मैंने आपको पढ़ा दिया, राष्ट्र नेता पढ़ा दिए। अब अगली दो क्लासें रहेगी, एक लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, कर्म दल के प्रमुख नेता, तीनों की मैं एक ही क्लास करवा दूंगा। फिर एक क्लास हम पढ़ेंगे अलग से भगत सिंह की, पढ़नी जरूरी है क्योंकि शहीद आजम नाम है इनका, इनको अलग से पढ़ेंगे, एक क्लास बड़ी विस्तार से पढ़ेंगे। एक क्लास पढ़ेंगे हम बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की एक क्लास अलग पढ़ेंगे। तो 3 क्लासें और बचेगी, 5 क्लास में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं का हमारा विषय टॉपिक पूरा हो जाएगा। वैसे क्लासें कंटिन्यू अब चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, और जब नोट्स बना लिए हैं तो फिर कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने वाली। ठीक है, तो विद्यार्थियों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी कल के क्लास में मिलते हैं।